अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 9th और आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। एटॉमिक मॉडल है। पहले आपने इस लेक्चर से पहले जो है आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया था। और आज हम सबसे पहले जो है एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि जो है वो एक एक चीज़ जो है इस मॉडल के बारे में क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जे थॉमसन ने एक स्ट्रक्चर दिया था एटम का। उसने कहा कि एटम स्फेरिकल हैं और इसके अंदर जो है प्रॉपरली जो है तकरीबन एटम मुकम्मल तौर पर डेंस है। डेंस मतलब भरा हुआ है और इसके अंदर जो है वो मोस्टली जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एटम है स्फेरिकल और इसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। और इसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव जो है पार्टिकल्स स्टक हुए हैं। पूरा मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव चार्ज है एटम के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज स्टक हुए हुए हैं, जैसे कि प्लम इन द पुडिंग। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे। जैसे खीर के अंदर सजावट के लिए बादाम वगैरह, किशमिश वगैरह अंदर रखी हुई होती है, सजाई भी होती है, इसी तरीके से जो है वो एटम मुकम्मल तौर पर यूँ समझ लें कि पॉजिटिव है और उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो नेगेटिव चार्जेस स्टक्ड हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये गलत था। ये जे थॉमसन का जो स्ट्रक्चर जिसने दिया था ये बिल्कुल गलत था और इसको गलत साबित रदरफोर्ड ने किया। सबसे पहले जो प्रॉपर मॉडल है एटॉमिक मॉडल वो रदरफोर्ड ने दिया था। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया। उसने क्या किया, उसने एक गोल्ड फॉइल ली। सबसे पहले उसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल। एक सोने की वर्क ली उसने, शीट सी, बिल्कुल थिन शीट थी, गोल्ड फॉइल। इसका डायमीटर जो है वो तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर, इनकी इतनी ये बिल्कुल बारीक सी जो है इसने एक गोल्ड फॉइल ली, सोने की वर्क ली और इसके ऊपर जो है इसने बम्बार्डमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने पिछले लेक्चर में न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी पढ़ी थी तब भी हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स पढ़े थे कि ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं। हीलियम न्यूक्लियाई, इनकी नेचर ऐसे है जैसे हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम न्यूक्लियाई की इनकी नेचर है, इस तरह के हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब इसने क्या किया, इसने एक 0.0004 सेंटीमीटर थिक जो है वो गोल्ड फाइल ली और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स इनके ऊपर फेंके, इस वर्क के ऊपर। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से, इसका जो सोर्स था ये कहाँ से खारिज हुए थे, इसका जो सोर्स डिस्क्राइब है वो है हमारे पास पोलोनियम या फिर रेडियम। रेडियम या पोलोनियम से ये रेज निकली थी। ये हमारे पास दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियम और पोलोनियम। इनसे क्या खारिज हुई, अल्फ़ा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियाई की नेचर वाली अल्फ़ा पार्टिकल्स। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जाकर जो है यूँ सोर्स था, सपोज कर लें यहाँ पर जो है हमारे पास सोर्स है, यहाँ से निकली रेज। और ये रेज़ जो हैं, ये रेज़ किस तरह की थी, He2 पॉजिटिव की तरह की ये रेज़ थी। इनकी नेचर ऐसी थी जैसे हीलियम न्यूक्लियाई। और ये सीधा जाकर जो है वो एक आपके पास गोल्ड फॉइल थी, बिल्कुल पतली सी जो है वो वर्क थी गोल्ड की, सोने की, इससे टकराई और इसका एक स्ट्रक्चर बना पीछे एक स्क्रीन के ऊपर। ये जो स्क्रीन थी ये जिंक सल्फाइड से कोटेड थी, जिंक सल्फाइड कोटेड ये हमारे पास स्क्रीन थी। तो क्या था, सोर्स है रेडियम पोलोनियम का, वहाँ से निकली अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई जैसी नेचर वाली। ये रेस जाकर जो है वो गोल्ड फॉइल से टकराई और इसका स्ट्रक्चर पीछे बनाया। इसी स्ट्रक्चर की जो उसने जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने, उसी के बुनियाद के इसके पोस्टुलेट्स हैं। इसने तकरीबन जो है वो 20,000 रेस, ऑलमोस्ट कितनी 20,000 रेस जो है वो बम्बार्ड की इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। 20,000 रेज में से, शुआओं में से ज़्यादातर जो शुआएँ हैं वो गोल्ड फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है कि वो सीधी गुजर गई। ज़्यादातर रेज जो है वो सीधी गुजर गई, जबकि कुछ रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई और कुछ जो है वो बाउंस्ड बैक हुई। डिफ्लेक्ट, यहाँ पर डायग्राम देखें, ये सपोज कर लें ये एटम का स्ट्रक्चर है, ऐसे गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स हैं।
तो क्या हुआ, ज़्यादातर रेस जो है वो सीधी गुजर गई और कुछ रेस जो है वो डिफ्लेक्ट हुई एंगल्स पे, स्मॉल एंगल के ऊपर, और कुछ रेस जो है वो बाउंस बैक हुई, बहुत कम। ज़्यादातर सीधी गुजर गई, कुछ डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल एंगल्स पे, और बहुत कम ही जो है वो बाहर वापसी की तरफ आगे रीबाउंस्ड हो गई। अब इसके ऊपर जो है, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये आप डायग्राम समझ लें कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो इस गोल्ड फॉइल की ये एटम्स हैं, इनसे टकराए और इनका एक स्ट्रक्चर बना। ये जो इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन हुई है, जो भी उसने ऑब्जर्व किया, उसी के ऊपर उसके पोस्टुलेट्स हैं, तो उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास पोस्टुलेट ये है कि ज़्यादातर जो है हमारे पास एटम का जो एरिया है या वॉल्यूम है वो खाली है, क्योंकि ज़्यादातर रेस, अभी हमने बात की, ज़्यादातर रेस सीधी गुजर गई, यानी कि वो कुछ है ही नहीं जिससे वो टकराती और बाउंस बैक होती या डिफ्लेक्ट होती। तो इसका मतलब एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम क्या है, खाली है, क्योंकि ज़्यादातर रेस सीधी गुजर गई थी। इसलिए इससे ये साबित हुआ कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम है एटम का क्या है, वो खाली है। एटम इज़, वॉल्यूम ऑफ एटम इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। सेकेंडली, दूसरी हमारे पास ये है कि कुछ रेस जो डिफ्लेक्ट हुई हैं या रीबाउंस बैक हुई हैं, ये जाहिर करती हैं कि कुछ एटम के अंदर डेंस जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है, कोई डेंस जो है वो पार्टिकल मौजूद हैं या कोई चीज़ मौजूद है जिससे टकरा कर रेस जो है या उससे रेस गुजर नहीं सकती, जिससे वो क्या हुई, रेस को डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, उसमें से रेस पास नहीं हो सकी, या तो वो डिफ्लेक्ट हो गई या वो वापसी आ गई। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, सेंटर में क्या मौजूद है, एक न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस जो है वो वेरी डेंस है, भरा हुआ है तकरीबन, मतलब उसमें कोई खाली जगह नहीं है कि जिसमें से रेस गुजर सकें, और हार्ड है जिस वजह से रेस टकरा कर जो है वो मुड़ गई, अपना रास्ता चेंज कर लिया या वापसी आ गई, क्योंकि हार्ड चीज़ के साथ जो टकराएगी चीज़, तो या तो वो बाउंस बैक हो जाएगी या आगे पीछे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत हार्ड है और डेंस है। डेंस मतलब भरा हुआ है, क्योंकि जितनी भी रेस उसे टकराई, कोई भी उसमें से पास आउट नहीं हुई, सारी रेस जो है या तो बाउंस बैक हो गई या फिर वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि एटम का वॉल्यूम ज़्यादातर क्या है, खाली है। और दूसरा ये कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है, जो ये बता रही है, डिफ्लेक्शन की वजह से पता लगा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है और वो बहुत डेंस है और हार्ड है कि उसमें से रेस पास आउट नहीं हो सकती। अब एक कंपैरिजन अगर देखें कि ज़्यादातर रेस जो है वो सीधी गुजर गई हैं और बहुत ही कम रेस जो है डिफ्लेक्ट या रीबाउंस हुई हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा है। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता, एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता, तो ज़्यादातर रेस को मुड़ जाना चाहिए था या वापसी आ जाना चाहिए था। ज़्यादातर रेस सीधी गुजर गई हैं, इसका मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस वॉल्यूम इज स्मॉल, ये वेरी स्मॉल कह सकते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ एटम। तो एटम के मुकाबले में, एटम के साइज़ के देखा जाए तो उसके हिसाब से न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। अच्छा, एटम जो है, इसके बाद एटम ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, एटम के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। अब ये कैसे हो सकता है, ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं। इस वजह से एटम जो है वो टोटली जो है वो न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल, इस वजह से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो तादाद में बराबर हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equals to number of electron। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, तादाद में बराबर हैं, इस वजह से एटम क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है, एटम इज न्यूट्रल। नेक्स्ट ये है कि अगला पोस्टुलेट ये है कि हमारे पास जो एटम है इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब एटम जो है वो स्फेरिकल हैं, गेंद की मानंद होते हैं, और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हैं, वो शेल्स में मौजूद हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो स्पेस में क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हर चीज़ जो एटम के अंदर मौजूद है, यानी कि न्यूक्लियस में ज़्यादातर मौजूद है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर है। इलेक्ट्रॉन के अलावा हर चीज़ जो एटम में है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। फिर देख लें, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तकरीबन कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हैं जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर हम देखें तो हर चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियॉन्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ऑल पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस of atom is known as न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे। जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास न्यूक्लियॉन हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा जितनी भी चीज़ है हमारे पास वो क्या है, न्यूक्लियॉन है। तो ये हमारे पास कुछ पोस्टलेट्स थे। पहला पोस्टलेट ये था कि वॉल्यूम जो है वो बहुत एटम का तकरीबन खाली है। दूसरा ये कि न्यूक्लियस है, हार्ड है, डेंस है। फिर उसके बाद ये देखा कि न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ के लिहाज से बहुत छोटा है, क्योंकि ज़्यादातर रेस सीधी गुजर गई हैं। फिर उसके बाद ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, जिस वजह से एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसके अंदर रदरफोर्ड के मॉडल में जो क्या डिफेक्ट्स थे, क्या गलतियाँ थी जिस वजह से ये रिजेक्ट हुआ, या इसकी कुछ गलतियों के बारे में। काफ़ी चीज़ें इसने बेहतर बताई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिफेक्ट्स थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसी भी टॉपिक में हम कवर करेंगे क्योंकि ये इसका हिस्सा है। डिफेक्ट्स, पहला इसका डिफेक्ट ये था कि एटम के अंदर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है वो मुसलसल क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मुसलसल क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ करता जा रहा है, और इसकी एनर्जी जो है वो एंड टाइम पे ख़त्म हो जानी चाहिए, और इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो अट्रैक्शन कर रहे होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी की वजह से जो है वो यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए तो इसे कहाँ करना चला जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। ये रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, तो उसे क्या करना चाहिए, मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, और एंड टाइम पे जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए तो उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब पहले क्यों नहीं ये गिरता, एनर्जी है तो नहीं गिर रहा, एनर्जी ख़त्म हो गई तो गिर जाए। तो इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि एक जैसे परिंदा है, अब उसके पास क्या है, एनर्जी है, वो हवा में उड़ रहा है, उसके पास जो है उसने वो फूड जो यूज़ किया उसके पास क्या है, एनर्जी है। अब उसके पास एनर्जी है जिस वजह से ज़मीन तो उसको खींच रही है, लेकिन वो ज़मीन की तरफ गिरता नहीं है क्योंकि उसके पास एनर्जी है। या एक एरोप्लेन की एग्जांपल ले लें, उसमें फ्यूल है, फ्यूल की वजह से उसको एनर्जी मिल रही है। जैसे ही फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो उसे क्या है, ज़मीन पर गिर जाना चाहिए। जब तक फ्यूल है उसके पास एनर्जी है, एनर्जी से वो क्या है, गिरता नहीं है। इसी तरीके से रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, चार्ज पार्टिकल है, जिस वजह से ये इसके इर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है एनर्जी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, हर चीज़ की एनर्जी जो है वो लिमिटेड है, तो इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी लिमिटेड है, इसकी भी ख़त्म हो जानी चाहिए एनर्जी, और इसको अल्टीमेटली कहाँ गिर जाना चाहिए, एटम के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, आज तक अभी भी एटम कोलैप्स नहीं हुआ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं गिरा। तो पहला इसका ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था, इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, वो मुसलसल रिलीज़ करता जा रहा है। अब जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। ये कलर्स होते हैं, जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो जो एनर्जी है वो कलर्स की फॉर्म में नज़र आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। कलर स्पेक्ट्रम जो है दो किस्म के होते हैं, उसी को डिस्कस करेंगे।
स्पेक्ट्रम क्या है? जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करता है तो वो कलर्स की फॉर्म में शो होती है, वो उस एनर्जी को जो कलर्स में शो हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी मुसलसल रिलीज कर रहा है, यानी कि स्पेक्ट्रम ध्यान में रखें कि एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो कलर शो हो रहे हैं उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एनर्जी क्या है? मुसलसल रिलीज होती चली जा रही है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या बनना चाहिए? स्पेक्ट्रम। जब भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता जा रहा है तो स्पेक्ट्रम भी जो है वो मुसलसल बनना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिलीज कर रहे एनर्जी, तो स्पेक्ट्रम कौन होना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। स्पेक्ट्रम यानी कि कलर्स का जो हमारे पास कलर्स हैं वो भी जो है वो मुसलसल शो होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो मुसलसल रिलीज हो रही है, जब तक एनर्जी रिलीज होती जाएगी स्पेक्ट्रम बनता रहेगा। यानी कि कौन सा स्पेक्ट्रम होना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन हकीकत में जो है वो ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, असल में बनता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये प्रूव करता है कि हर टाइम जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, यानी कि वो ये शो करता है कि एनर्जी कभी रिलीज हुई और कभी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। यानी कि इसमें सपोज कर लेंगे इस तरह का स्पेक्ट्रम है, तो कलर्स शो हुए यानी कि एनर्जी रिलीज हुई, उसके बाद ब्लैक है यानी कि डार्क लाइंस होती हैं तो वो ये शो करती हैं कि एनर्जी रिलीज नहीं हुई। तो लाइन स्पेक्ट्रम में इसी तरीके से होता है कि कभी कलर शो होते हैं और कभी कलर शोज नहीं होते। वो डार्क रीजन्स ये ज़ाहिर करता है कि एनर्जी रिलीज नहीं हुई, ना एब्जॉर्ब हुई। तो जो एटम का है वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है? लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। कभी कलर शो होते हैं यानी कि कलर शो करेंगे एनर्जी को, मतलब एनर्जी रिलीज हुई, फिर कलर शो नहीं होते मतलब एनर्जी रिलीज नहीं हुई। जबकि रदरफोर्ड क्या कहता था? कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुसलसल रिलीज करता जा रहा है तो स्पेक्ट्रम कौन सा होना चाहिए? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी कि इस तरीके से स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कलर शो होते जाने चाहिए, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मुसलसल शो होने चाहिए, कोई डार्क रीजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करने की वजह से जो है वो मुसलसल स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, मुसलसल कलर शो होने चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसी को डिफ़ाइन करने के लिए हम फिर नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे। वो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।